चार ठग और गरीब किसान। एक समय की बात है, एक गरीब किसान लंबे समय से पैसे जोड़कर खुशी से पशु मेले में एक गाय लेने चला जाता है। किसान बहुत खुश था कि वो पशु मेले में सबसे अच्छी और महंगी गाय खरीद कर लाया है। आज तो देवी जी बहुत प्रसन्न होंगी जब गाय देखेंगी। कितनी अच्छी गाय लेकर आया हूँ मैं। अब हमारे घर में दूध दही की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। किसान गाय लेकर घर जा रहा था कि तभी उसे चौराहे में पेड़ के पास चार ठग मिलते हैं। उन चारों में से एक उनका पिता था और तीन बेटे थे। वो किसान को गाय ले जाता हुआ देख आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। अरे बेटा, देखो तो इस किसान को किसी ने ठग लिया। कैसी गाय खरीद के ले आया है ये। किसान बूढ़े ठग की ये बात सुनता है और वहीं रुककर उससे पूछने लगता है। क्या हुआ बाबा, आप मेरी गाय के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिताजी सही तो कह रहे हैं। जो गाय तुम इतने महंगे भाव में लेकर जा रहे हो, वो गाय बहुत ही बीमारी से गुजर रही है। इस गाय की बीमारी के तो चारों ओर चर्चे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? इसका दूध जो भी पीता है उसे बहुत गहरा संक्रमण लग जाता है। ये क्या बात कर रहे हो तुम भाई? सालों की मेहनत से मैंने गाय खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे और वो भी सबसे महंगी भाव की गाय खरीद के लाया हूँ। हे भगवान, गाय मिली भी तो बीमार। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ भाई, अगर तुम चाहो तो ये गाय मैं तुमसे खरीद सकता हूँ। तुम मुझे इसे 5,000 में बेच सकते हो। लेकिन तुम इस बीमार गाय का क्या करोगे? हम एक संस्था चलाते हैं जहाँ पर अपाहिज और बीमार और बेसहारा पशुओं को रखा जाता है। उनकी देखरेख की जाती है। अगर तुम चाहो तो ये गाय मुझे 5,000 में बेच सकते हो। नहीं, ये गाय तो मैं पूरे 20,000 में खरीद कर लाया था। अगर मैं तुम्हें इसे 5,000 में बेच दूंगा तो बहुत घाटे में रह जाऊंगा। अरे भाई, तुम इसे 5,000 में खरीदने की बात करते हो। अगर मुझे इस गाय को खरीदना होता तो मैं तो इसके 3,000 ही दूंगा। अरे तुम 3,000 देने की बात करते हो? मैं खरीदूंगा तो मैं इस गाय के 2,000 ही दूंगा। ना 3 दूं ना 2 दूं, मैं तो इस गाय का 1 रुपया ही दूं। हाँ, इस बीमार गाय की कीमत तो 1 रुपए से बढ़कर नहीं है। हाँ। किसान ने सोचा कि उसकी गाय की कीमत तो घटती जा रही है और आगे जाकर बेचेगा तो क्या पता उसकी बीमार गाय की कोई कीमत लगाएगा भी या नहीं। इसलिए वो 5,000 देने वाले ठग को ही अपनी गाय दे देता है और निराश होकर घर आ जाता है। लाइए जी, दिखाइए मेरी गाय कहाँ है। मैंने तो आरती की थाली भी तैयार कर ली है। अपनी गाय की आरती उतारूंगी। किसान अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, ये लो जी, आप भी बेवकूफ बन गए क्या? आपने सुना नहीं, पूरे गांव में 4 ठग घूम रहे हैं। 3 बेटे और एक उनका बूढ़ा पिता। वो आपको भी बेवकूफ बनाकर इतनी महंगी गाय आपसे ले गए। पत्नी की बात सुनकर किसान को उन चारों ठगों पर बहुत गुस्सा आता है और किसान अपनी पत्नी से कहता है, देवी जी, मुझे उन चारों ठगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे किसी भी तरह से अपनी वो गाय उनसे वापस लानी होगी और साथ में उन्हें ऐसा सबक सिखाना है कि वो दोबारा कभी भी किसी को ठग ना पाए। लेकिन देवी जी, ये सब होगा कैसे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो 4 ठग रहते कहाँ पर हैं, यही पता नहीं है। चारों ठग दिन में चौराहे पर ही घूमते रहते हैं और इसी ताक में रहते हैं कि किसको ठगे। अच्छा, तो अब देखना, अब मैं उन चारों ठगों को कैसे मजा चखाता हूँ। तभी थोड़ी देर में चौराहे पर एक पतली कमर वाली औरत साड़ी पहने घूंघट ओढ़े जोर जोर से रोए जा रही थी। चारों ठगों ने उस औरत को रोता हुआ देखा और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगे। औरत ने उन्हें कारण बताते हुए कहा कि वो बहुत ही गरीब है और उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। चारों ठगों ने सोचा कि उनके पास भी खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने उसे कहा कि वो उनके साथ उनके घर चले और उन्हें खाना बना कर दे। इसके बदले वो उसे 2 दिन का 2 रुपए देंगे। बूढ़े ठग के तीनों बेटे उसकी पतली कमर देखकर खुश हो गए। हाय हाय, इतनी खूबसूरत कमर वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सोचो, अगर कमर इतनी सुंदर है तो शक्ल सूरत कितनी सुंदर होगी। अरे भाइयों, वो खाना बनाते हुए रोटियां सेकेगी और हम उसकी कमर को देख के अपनी आंखें सेक लेंगे। हाँ, ये सही बात कही तुम दोनों ने। दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो किसान था जो अपनी पत्नी की साड़ी में औरत के भेष में इन सबको सबक सिखाने के लिए आया था। चारों ठग उस औरत रूपी किसान को घर ले आते हैं। देखो सुंदरी, बहुत भूख लग रही है। जाओ
रसोई में जाकर खाना बनाओ। भैया, खाना बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी भी तो चाहिए ना। पहले आप तीनों भाई जाकर जंगल से लकड़ी ले आओ, तभी जाकर खाना बनेगा। तीनों ठग भाई जंगल लकड़ी लेने जाते हैं और अपने ठग पिता को घर पर रहकर आराम करने को कहते हैं, क्योंकि पिता बहुत थका हुआ था। बूढ़ा ठग एक चटाई बिछाकर सो जाता है। तभी औरत रूपी किसान एक बड़ा सा डंडा लेकर बूढ़े ठग की खूब पिटाई करता है। ना 3 दूं ना 2, मैं तो तुम्हारी मार मार कर चटनी बना दूं। तुम कोई औरत नहीं बल्कि आदमी हो। किसान उस बूढ़े ठग को डंडे से मार मार कर खूब धुलाई करता है। अरे मत मारो, अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों पर तरस खाओ, अरे जाने दो मुझे। बूढ़े ठग की खूब धुलाई करने के बाद किसान वहां से भाग जाता है। जब उसके चारों बेटे जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं और पिता से उसकी हालत का कारण पूछते हैं। बेटा, वो घूंघट में कोई औरत नहीं थी, बल्कि वही किसान था जिसे हमने उसकी गाय लेकर ठगा था। पहले किसी वैद्य के पास जाकर मेरी जड़ी बूटी का इंतजाम करो, बाद में उस किसान से बदला लेंगे। अब किसान को पता था कि बूढ़े ठग की पिटाई उसने की है, तो उसके बेटे वैद्य के पास उसके लिए जड़ी बूटी लेने जरूर जाएंगे। किसान पहले ही चौराहे पर वैद्य का रूप धारण करके बैठ जाता है। बूढ़े ठग के तीनों बेटे वैद्य को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी वैद्य रूपी किसान उन तीनों ठगों को रोककर कहता है, क्या हुआ बच्चों? मुझे लगता है तुम्हें वैद्य की बहुत जरूरत है। मैं वैद्य हूँ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। ठगों ने वैद्य रूपी किसान को देखा तो बहुत खुश हो गए और वो अपने पिता का इलाज करवाने उसे घर ले आते हैं। तुम्हारे पिता का इलाज तभी हो सकता है जब वो जड़ी बूटी मेरे पास होगी, और वो जड़ी बूटी अभी मेरे पास नहीं है। उसे तुम तीनों को लेने जंगल जाना पड़ेगा। जाओ और जंगल से जल्दी से वो जड़ी बूटी लेकर आओ। किसान रूपी वैद्य बूढ़े ठग के तीनों बेटों को जड़ी बूटी लेने जंगल भेज देता है और बाद में डंडा उठा के फिर से बूढ़े ठग की पिटाई करने लगता है और कहता है, ना 3 दूं ना 2 दूं, मैं तो तुम्हारी मार मार कर चटनी बना दूं। अरे तुम वैद्य नहीं हो, मतलब तुम वही किसान हो। अरे छोड़ दो मुझे मत मारो, पहले ही तुम मेरी बहुत पिटाई कर चुके हो। अरे सारी हड्डियां टूट गई, अब बस गिनी चुनी 1-2 ही बची हैं। अरे उन्हें भी मत तोड़ो। किसान फिर से बूढ़े किसान की खूब पिटाई करके वहां से अपनी गाय लेकर घर आ जाता है। जब बूढ़े ठग के तीनों बेटे जंगल से जड़ी बूटी लेकर आते हैं तो वो अपने पिता की ऐसी हालत देख उससे पूछते हैं कि ये किसने किया। बेटा, अरे वो कोई वैद्य नहीं था, वो वही किसान था। मेरा इलाज करना छोड़ो, अरे पहले उसे सबक सिखाओ। हाँ भाइयों, वो किसान हमारी पीठ पीछे बार बार आकर हमारे पिताजी की पिटाई किए जा रहा है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अब बहुत हुआ, उसे सबक सिखाना ही होगा। बात तो आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन हम उसे सबक सिखाएंगे कैसे? हम तो उसके घर का पता भी नहीं जानते हैं। भैया, वो अपनी गाय यहाँ से लेकर गया है। उसने अपनी गाय को घर के बाहरी आंगन में ही बांधा होगा। जिस घर के आगे उसकी गाय बंधी होगी, समझ लो वो घर उसका है। तीनों ठग किसान को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी चलते चलते उन्हें गांव के बाहर वही गाय एक घर के सामने बंधी हुई दिखती है। देखो भाइयों, उस किसान की गाय इस घर के आगे बंधी है, मतलब ये घर उसी किसान का है। चलो अंदर चलकर उसकी खूब पिटाई करें और पिताजी का बदला लें। वो घर किसान का नहीं बल्कि गांव के बहुत बड़े पहलवान का था। जैसे ही तीनों ठग घर के अंदर घुसते हैं तो अंदर से लात घुसों की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल बिना इजाजत के घर के अंदर घुसने के लिए पहलवान उनकी खूब पिटाई करके उन तीनों ठगों को घर से बाहर फेंक देता है। और पहलवान ने ऐसी पिटाई की थी कि तीनों ठगों में चलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। घर के बाहर किसान उन्हें मिलता है। अरे भाइयों, क्या हाल तुम्हारा? अरे रे 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 रे, मुझे तो ना हाल ठीक लग रहा है ना चाल। वैसे ये घर मेरा नहीं है। मुझे पता था कि तुम तीनों मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर तक जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए मैंने अपनी गाय को पहलवान जी के घर के बाहर बांध दिया ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं।
अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई ना। आज के बाद कभी भी किसी को ठगने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। अब जाओ घर और अपने पिता की मरहम पट्टी करो। किसान तीनों ठगों को खूब अच्छा मजा चखाता है। तीनों ठग वहां से शर्मिंदा होकर घर आ जाते हैं और घर आकर अपने पिता से कहते हैं कि आज के बाद वो किसी को नहीं ठगेंगे और अपनी जिंदगी को इज्जत से जिएंगे। फूटा घड़ा। ये कहानी है मुरली किसान की, जो बहुत ईमानदार, शरीफ और मेहनती किसान था। मुरली अकेला ही रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, न माता पिता न कोई भाई बहन। बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। बारिश न होने के कारण हर तरफ पानी की कमी हो गई थी और सूखा पड़ गया था। पानी के बिना खेतों में फसल और बाग बगीचों में फूल नहीं हो रहे थे। लोग पानी के लिए मर रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि पानी के बिना फसल होगी भी। मुरली के साथ सारे लोग बारिश के लिए उदास थे। एक दिन की बात है, मुरली खेत से काम करके शाम को घर आया। ये गर्मी, इस गर्मी ने तो सबको बेहाल कर रखा है। बहुत प्यास लग रही है। घर में तो पानी भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो गर्म पानी होगा। ऐसा करता हूँ, पड़ोसियों से पीने के लिए ठंडा पानी ले आता हूँ। जब भी मुरली काम से लौटता तो हर रोज ठंडा पानी अपने पड़ोसियों के घर से लेकर पीता था, क्योंकि पड़ोसियों के घर में नया नया फ्रिज आया था। भाभी, ओ भाभी, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? खेतों से लौटा हूँ तो बहुत प्यास लग रही थी। ठंडा पानी पीने का बहुत मन हो रहा है। आय हाय मुरली भैया, तुमने क्या यहाँ कोई ठंडे पानी का भंडार समझ कर रखा है क्या, जो चले आते हो हर रोज ठंडा पानी मांगने? हमने नया नया फ्रिज क्या ले लिया? तुम तो हर रोज फ्रिज का पानी मांगने ही चले आते हो। ऐसे तो हमारे फ्रिज को ही नजर लग जाएगी। इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो नया फ्रिज क्यों नहीं ले लेते अपना? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है रोज रोज किसी से ठंडा पानी मांगना। अरे भाभी, मैं तो पड़ोसन मुरली को ठंडे पानी के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे बिना पानी दिए ही वहाँ से वापस उल्टे पांव भेज देती है। मुरली शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस लौट आता है। ये क्या किया रानी तुमने? किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए भेज दिया। बहुत गलत किया तुमने। क्या तुम जानती नहीं हो कि कभी भी किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए? पानी पिलाना तो कितना पुण्य का काम होता है। और वैसे भी मुरली तो कितना भला इंसान है। दूर दूर तक मुरली के भलाई के चर्चे हैं। बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें इस करम जले मुरली पर। इतना ही अच्छा होता तो आज अकेले नहीं पड़ा होता। ये पूरे परिवार को खा गया ना। खानदान में न माता है, न पिता है, न कोई भाई बहन। देखो जी, मुझे इस मुरली से तुम्हारी यारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। बहुत ही अभागा लगता है ये मुरली मुझे। मैं कह देती हूँ, दोबारा घर में ये पानी मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। दुखी होकर प्यासा मुरली अपने घर चला जाता है। तभी मुरली सोचने लगता है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है और ऐसी गर्मी में ठंडे पानी की बहुत जरूरत है। फ्रिज तो मैं ले नहीं सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं ठंडे पानी के लिए कल जाकर घड़ा ले आता हूँ। घड़े में पानी रखूंगा तो उसमें पानी ठंडा रहेगा और घड़े का पानी तो मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। अगले दिन मुरली खेत जाने से पहले सुबह सुबह घड़ा लेने कुम्हार के पास चला जाता है। वहाँ मुरली को एक घड़ा पसंद आता है। जैसे ही मुरली उस घड़े को हाथ में लेता है, वो देखता है कि नीचे से तो घड़ा फूटा हुआ है। भाई साहब, मुझे ये घड़ा बहुत पसंद आ गया है। मुझे ये घड़ा लेना है और इस घड़े के साथ मुझे एक और घड़ा दे दो। अरे भाई, ये तो फूटा हुआ घड़ा है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर पड़ा था। इसे कोई भी नहीं ले रहा था। तुम्हें ये घड़ा कैसे पसंद आ गया? बस यूं ही, मुझे ये घड़ा बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इस घड़े को खरीद लूं। मुरली की बातें जब फूटा घड़ा सुनता है तो वो सुनकर बहुत दुखी और साथ में खुश भी हो जाता है कि इतने लंबे समय से उसे कोई भी नहीं ले रहा था, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आज पहली बार किसी ने उसकी तरफ देखा और उसे खरीद लिया। फिर मुरली उस फूटे घड़े के साथ एक सही घड़ा भी साथ में घर ले आता है। अब मुरली घाट से दोनों घड़ों में पानी भर कर लाता है। जब मुरली घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सही घड़े में तो ऊपर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन फूटे घड़े में पानी आधा हो चुका था। बाकी पानी रास्ते में घड़े से निकल चुका था। अरे ये क्या, इसमें से तो पानी आधा निकल चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं खेत जाऊंगा। शाम को घर वापस आकर अपने घड़ों में से थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अरे भाई, तुम तो किसी काम के नहीं हो। तुम तो फूटे हुए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने होने पर? क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे अंदर तो पानी ही नहीं टिकता। मालिक ने पानी लाया और घर पहुंचने तक तुम्हारे अंदर आधा ही पानी रह गया। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं फूटा हूँ? और वैसे भी मालिक को मैं पसंद आ गया था। मालिक मुझे खुद खरीद के लाए हैं। देख लेना, थोड़े दिन में मालिक को तुमसे चिढ़ होने लगेगी। जब वो देखेंगे हर रोज घर तक पहुंचने तक तुम्हारे अंदर पानी ही नहीं टिकता है,
तो वो तुम्हें खुद उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। ऐसा ना बोलो भाई, मैं फूटा हूँ। इससे बुरी और क्या किस्मत हो सकती है मेरी। पर मैं कौन सा चाहता हूँ कि मालिक को मैं आधा पानी दूं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मालिक को ज्यादा पानी दूं। इस तरह से हर रोज मुरली दोनों घड़ों में घाट से पानी लाता। सही घड़े में पानी भरा रहता और फूटे घड़े में हमेशा घर तक आधा ही पानी बचता। एक दिन की बात है, फूटा घड़ा सही घड़े के तानों से दुखी होकर मुरली से कहता है, मालिक, मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि आप क्यों हर रोज मुझे घाट तक पानी के लिए ले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आप जितने भी कोशिश करेंगे मुझे घर तक भरा हुआ कभी नहीं पाएंगे। घर तक पहुंचते पहुंचते मैं आधा हो जाऊंगा। मालिक, मैं अपने होने पर बहुत दुखी हूँ, बहुत पछताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझ जैसी बेकार चीज को उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए। मैं आपकी किसी काम की चीज नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरी जगह जाकर एक और सही घड़ा ले आइए जो आपके काम आ सके, आपको भर के पानी दे। अरे तुम क्यों दुखी होते हो? कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। मैंने अगर तुम्हें खरीद के अपने घर लाया है और हर रोज मैं तुम्हें पानी के लिए ले जाता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुनो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करो। मैं हर रोज तुम्हें घाट पर पानी लेने ले जाया करूंगा। तुम दुखी ना होना। बस रास्ते चलते चलते फूलों की तरह देखना और फूलों को देखकर अपने मन को शांत रखना और उन्हें देखकर खुश होना। ना जाने क्यों मालिक, आपको मुझ जैसे फूटे घड़े पर यकीन है। मैं सही घड़ा मालिक को हर रोज इतना पानी देता हूँ, तब भी मालिक मेरी कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं जितनी इस फूटे घड़े की कर रहे हैं। मुरली फिर से दोनों घड़ों को घाट पर पानी के लिए ले जाता है। मुरली ने जैसा जैसा फूटे घड़े से कहा था कि रास्ते में घर वापस लौटते समय फूलों को देखकर खुश रहना, ठीक वैसे ही फूटा घड़ा रास्ते में घर लौटते समय फूलों को देखता है और फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फूलों को देख देख कर घड़े के आधे कष्ट कम हो जाते हैं। इस तरह से हर रोज ये सिलसिला जारी रहा। मुरली घाट पर दोनों घड़ों को पानी के लिए ले जाता और फूटा घड़ा घर लौटते समय फूलों को देखकर अपने मन को खुश और शांत करता। फिर एक दिन की बात है। देखो भाई, मुझे तो लगता है मालिक ने तुम पर तरस खाकर ही तुम्हें घर में रखा है, वरना उन्हें तो तुमसे कोई फायदा ही नहीं है। इस बात को तुम समझ लो। सही घड़े की बात हमेशा फूटे घड़े को दुखी कर जाती थी और आज फूटे घड़े ने ये ठान लिया था कि वो अपने मालिक से जानकर ही रहेगा कि मालिक को उससे क्या फायदा हो रहा है, मालिक ने आखिर क्यों उसे रखा है। फिर जब शाम को मुरली घर लौटता है तो फूटा घड़ा उससे कहता है, मालिक, आज मैं आपसे जानकर ही रहूंगा कि आखिर आपको मुझसे क्या लाभ है, आपने मुझे क्यों रखा है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं आपने मुझ पर तरस खाकर ही अपने पास तो नहीं रखा है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें तरस खाकर अपने पास नहीं रखा है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे तुमसे क्या लाभ हो रहा है। तुम्हें याद है, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि तुम अपने आप को बेकार की चीज मत समझो और घाट से घर लौटते समय तुम फूलों को देखकर अपने मन को खुश करो। क्या तुम जानते हो, बगीचे में लगे हुए हर फूल तुम्हारी ही देन है। जब से गर्मी में पानी की कमी हो रही थी, हर तरफ सूखा पड़ रहा था, तो मेरे बगीचे में फूल भी सूख गए थे। लेकिन जब से तुम मेरे घर आए हो, इन फूलों में तुम्हारी वजह से जान आई है। आगे मुरली फूटे घड़े को बगीचे में लगे हुए सारे फूल दिखाता है और कहता है कि ये उसी की देन है। घाट से घर लौटते समय घड़े से जितना भी पानी गिरता था वो फूलों के बीज पर गिरता था। आगे मुरली कहता है कि अगर आज ये फूल हैं तो केवल फूल घड़े के पानी से ही है। इन फूलों से जो बीज निकलेगा मुरली उसे बाजार में जाकर बेचेगा, जिससे उसे लाभ ही लाभ होगा। मुरली के मुंह से ये सब सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हो जाता है। देखो भाई, तुम तो हमेशा मुझे ताना मारा करते थे। तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम सही घड़े हो और मालिक को ज्यादा फायदा देते हो, पानी भर के देते हो, और मैं फूटा हूँ, मैं बेकार चीज हूँ, मैं मालिक के किसी काम की चीज नहीं हूँ और मालिक ने मुझे तरस खाकर रखा है। देख लिया ना तुमने, मैंने कितना बड़ा काम कर दिखाया है। मैंने मालिक के फूलों को पानी दिया है और मालिक कह रहे हैं कि ये फूल मेरी वजह से ही है। मतलब मैं बेकार चीज नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी काम की चीज हूँ। हाँ भाई, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। आज मुझे ये सीख मिल गई है कि किसी भी चीज को हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। हाँ, और हमें ये बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर एक मामूली सी चीज भी हमारे बड़े काम आ सकती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।